नमस्कार। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे चल के अगले भाग के साथ। मैथिली अभी भी अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रही थी, लेकिन सब उसे अभी भी हैरानी से देख रहे थे, जिस पर वो अपनी हंसी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हुए सबको देखते हुए कहती है, सॉरी, पर इससे ज़्यादा मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। और भाई, अब क्यों जोन में घुसना चाहते हो जो आपका है ही नहीं? ये प्लानिंग वगैरह आपका जोन नहीं है। आप बस डॉक्टर ही अच्छे हो, तो ये एक्टिंग बिल्कुल मत किया करो। यानी सीरियसली, आपको ये लगा था कि मैं आपके इस जाल में फंस जाऊंगी? इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ मैं आपको? नकुल भाई साहब चेस के नेशनल प्लेयर रह चुके हैं, और क्या वो एक सिली सी चाल नहीं देख पा रहे होंगे? और एक घर की जीत पर 50 किलो लड्डू का महादेव को भोग। वाह भाई साहब, मतलब जब आप नेशनल जीतते होंगे तब तो आप पूरे देश में मिठाई बंटवा देते होंगे, और फिर सबका इस तरह मुझसे मिलना जैसे मैं कोई दूसरे ग्रह से आई हूँ। और भाई का सबसे ऐसे बात करना जैसे आज ही पहली बार सबसे मिल रहे हो। और भाभी, मासा लड़कियों का लाया हुआ तोहफा नहीं लेती, तो आप क्यों हॉस्पिटल जाती हैं? सैलरी क्या घर के बाहर ही छोड़ाती हैं या डोनेट कर देती हैं? घर तो आप कुछ लाती ही नहीं होंगी। और सबसे बड़े नाटककार ये मेरे भाई जानकर यहाँ मुझे जल्दी लेकर आए, और मुझे कहीं ले जाने पर जो एक लंबी कायदों की लिस्ट थमा देते थे कि ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा हंसना नहीं है, मेरी इंसल्ट मत करा देना, ये सब मुझे हिदायतें देने वाले भाई मुझे पहली बार अपने ससुराल लेकर आने पर बिल्कुल चुप थे। एक शब्द नहीं निकला पूरे वक्त उनके मुंह से। वो झूठा फोन सब समझ रही थी मैं भाई, बस देखना चाहती थी कि आप अपने जमाईसा होने का कितना फायदा उठाते हो। ये जो तरकीबें लगाई ना आपने, वो पता नहीं कौन से जमाने की है। और आपको आपसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ मैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और यहाँ मैं इंसानों से ही मिलने आने वाली थी, तो जो आप मुझे डराना चाह रहे थे उसका कोई तुक था? बहुत बुरा प्लान था भाई। प्लीज आगे से ऐसा कुछ मत करना, वरना मेरी इमेज का सोचो। लोगों से क्या और किस मुंह से कहूंगी मैं कि मेरा भाई मुझे डराने या अपना बदला लेने के लिए ऐसे बेसिर पैर के हथकंडे आजमाता है। इतना कहकर वो फिर अपना पेट पकड़ जोर जोर से हंसने लगी थी। पर उसको इस तरह हंसते देख अब बाकी सब भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। पर बस अधिराज और त्रिशा कुछ समझ नहीं पाए थे। तो अब शेखर हंसते हुए मौली और बाकी सबसे कहता है, देख लीजिए, ये है इसका असली रूप। जो मौली ने इसे प्यारी और जाने क्या क्या कहकर आपके सामने इसकी इमेज बनाई थी ना, ये वो नहीं बल्कि चालाक लोमड़ी है। पर मैथिली वैसे ही हंसते हुए कहती है, चलो मैं लोमड़ी तो आप क्या हुए भाई, खून तो हम दोनों में एक ही है। पर मेरे रास्ते लगाते लगाते यहाँ तो आपका ही पोपट हो गया। आप तो मुझे जलजीरा पिला रहे थे, लेकिन अब लगता है आपको जरूरत इनो की है। ओह, काश पापा और बाकी सब भी यहाँ होते, तो उनका सबसे काबिल बेटा किस तरह अपने ससुराल वालों पर जुल्म कर रहा है ये देखकर आज पापा एक थप्पड़ तो आपको लगा ही देते। कितना मजा आता। क्या मैथिली, तू थोड़ी देर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकती थी? आज इतना अच्छा शो खराब कर दिया तूने। भाई, उस शो का नाम रखते ससुराल में हुई जमाई सा की पिटाई। मैथिली फिर जोर जोर से हंसने लगती है। तो अब मैथिली की इस बात पर मौली भी हंसने लगी थी, पर मासा की आंख दिखाने पर वो चुप हो जाती है। लेकिन शेखर मैथिली को गुस्से से घूरता है, तो मैथिली अपने मुंह पे हाथ रख कुछ पल तो चुप हो जाती है, पर फिर दोबारा हंसते हुए कहती है, नहीं कंट्रोल हो रहा, क्या करूं? पर भाई प्लीज, हाँ, आगे से ऐसा कुछ मत करना। अब सच में टू मच हो। मैथिली हंसते हुए शेखर को गले लगाते हुए कहती है, पर अब हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे, तो उन्हें साफ करती है और फिर सबको देखते हुए कहती है, सॉरी, मैं ऐसी ही हूँ। वो पहले जैसे भाई के साथ आई थी वो छुई मुई नहीं, और ना मैं उस तरह ज्यादा देर रह सकती थी। लेकिन आज एक बात पर मुझे भाई को अपना भाई कहने पर गर्व हो रहा है कि भाई ने आप सभी के दिल में इतने अच्छे से अपनी जगह बना ली है कि आप लोग बिना कुछ सोचे इनकी बात मानने को तैयार हो गए। वैसे ये बचपन से ही ऐसे हैं, तुरंत लोगों को अपना दीवाना बना लेते हैं। मैं सबसे सिर्फ डांट खाती थी, और ये सिर्फ शाबाशी, क्योंकि ये बिल्कुल जिम्मेदार। पापा ने जो कह दिया वो इनके लिए पत्थर की लकीर। मैं तो फिर भी लड़ झगड़ कर अपना काम निकलवा लेती थी, लेकिन ये हमारे घर के श्रवण कुमार, अगर पापा हमारे घर की नींव है तो ये उनका सपोर्ट सिस्टम है, जिनके बिना हमारे घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। शेखर से पूछे बिना तो पापा अपनी दवा तक न खाएं, फिर चाहे वो ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें अमृत की बूटी ही क्यों ना दे दी हो। अगर शेखर ने मना कर दिया तो वो हाँ नहीं हो सकता। इसलिए ही तो ये वर्ल्ड के बेस्ट बेटे और बेस्ट भाई हैं। अब बस बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट सन इन लॉ भी बन जाएंगे।
इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। लेकिन आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि आप सब कितना प्यार करते हैं भाई से। कि तभी दादा सा हंसते हुए कहते हैं, शेखर कितना काबिल है ये मैं इससे जब पहली बार मिला था तभी जान गया था, क्योंकि दुनिया देखी है मैंने। इस उम्र में इससे ज्यादा जिम्मेदार और समझदार बच्चा मैंने तो नहीं देखा। हर बात को कितनी बारीकी से कहना है, कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है। इतना छोटे होने के बावजूद इसकी समझ मेरे नकुल से ज्यादा है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन एक बात आज और कहूँगा कि शेखर बहुत समझदार है और मैं उसकी खुद बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी से ही मैं पहली बार मिला और वो मेरे दिल को खुश कर गई। मेरे पोता पोती बहुत लायक है, मेरा नाम इतना रोशन किया है कि गर्व होता है मुझे उन पर। लेकिन आज तक इतना कभी नहीं हंसा मैं जितना आज इस बच्ची ने मुझे खुश कर दिया। दादा साहब फिर से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं, पर फिर वो मैथिली को अपने पास बुलाकर अपने कुर्ते की जेब से कुछ पैसे निकालकर मैथिली के हाथ में रखते हुए कहते हैं, जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो इन सबको इसी तरह ये तोहफा देता हूँ, और आज तूने तो दिल जीत लिया मेरा, तो ये दादासा की ओर से तेरा तोहफा। महादेव हमेशा तेरी जो ये प्यारी सी हंसी है उसे ऐसे ही बनाए रखें। कि तभी अनुष्का अपने गालों को सहलाते हुए दादासा से कहती है, दादा साहब बिल्कुल सही कहा आपने। ओह, मेरे गाल अभी भी दुख रहे हैं। शेखर, मैथिली के रहते तुम्हारे घर तो पूरा दिन इसकी बदमाशियां चलती रहती होंगी। आज तो मेरी फ्री में लाफ्टर थेरेपी हो गई और इसकी हंसी याद कर रही हूँ तो अभी भी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। कमाल है आप भाई साहब, आज हमारी हवेली रोशन कर दिया आपने अपनी खिलखिलाहट से। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि मैथिली बहुत प्यारी है, ये शेखर ही उसे विलन बनाने पर उतारू है, वरना मेरी ननद बहुत प्यारी है। मौली मैथिली को अपने गले लगाते हुए कहती है। लेकिन अब मैं एक बात समझ रहा हूँ, क्योंकि शेखर के पास इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट बहन है, तभी शेखर हमें मैथिली से नहीं मिलवा रहा था कि कहीं उससे ज्यादा तारीफें मैथिली को ना मिल जाएं। क्योंकि यहाँ पर तो ये सबकी आंखों का तारा ऑलमोस्ट बन चुका था, लेकिन मैथिली तुमको पूरा कंपटीशन दे रही है। हाँ, तो अब मुझे कुछ सुकून आएगा कि दादा साहब जो सिर्फ शेखर की तारीफें करते नहीं थकते थे, आज वो आधा कोई और लेने के लिए तैयार हो रहा है। नकुल हंसते हुए कहता है, सब मैथिली को खूब पसंद कर रहे थे, सब बहुत खुश थे उससे मिलकर। लेकिन अधिराज का ध्यान अभी सबकी बातों से ज्यादा अपनी फोन पर चलती उसकी चैट पर था। अधिराज का ध्यान तो नहीं था इन सब पर, लेकिन मैथिली की इतनी ज्यादा तारीफ होना त्रिशा को कुछ अच्छा नहीं लगा था। वो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन कुछ झूठ था उसकी मुस्कुराहट में। त्रिशा अब अपनी वही झूठी मुस्कुराहट लिए अखिलेश जी और भूमि जी के पास बैठकर उनसे बात करती मैथिली को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे तुम्हारा ये ट्रांसफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग था, क्योंकि कॉलेज में एज अ प्रोफेसर जितना मैंने तुम्हें देखा है, एक डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट प्रोफेसर देखा है, लेकिन यहाँ तो बात बिल्कुल उल्टी निकली। जहाँ हमें आज एक चुलबुली मैथिली नजर आ रही है, काफी सरप्राइजिंग है ये। अब वहाँ तो स्ट्रिक्ट रहना ही होगा ना मैम, क्योंकि प्रोफेसर जितना खुद डिसिप्लिन में रहेगा तभी तो वो स्टूडेंट्स को भी डिसिप्लिन सिखा पाएगा। पर वो सिर्फ प्रोफेशनल वे में है, वरना बाकी असली मैथिली यही है जो आपको अभी सबके सामने दिख रही है। क्योंकि मैं खुद भी खुश रहने और खुश रखने पर विश्वास रखती हूँ, और यही एक हेल्दी हार्ट और लाइफ के लिए बेस्ट मेडिसिन है। खुश रहो और साथ ही खुशियां बांटो। वैसे मैथिली, तुम प्रोफेसर हो, मास्टर्स कर चुकी हो, तो कभी पीएचडी का ट्राई नहीं किया? अखिलेश जी मैथिली से कहते हैं। सोचा था वो भी, लेकिन वक्त की कमी मुझे पीएचडी तक पहुंचने ही नहीं दे रही, क्योंकि पहले जॉब फिर एकेडमी, दोनों के बीच में इतना उलझ जाती हूँ कि फिर पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता। तो अभी पूरी तरह ना भी नहीं सोचा है पीएचडी के लिए, लेकिन हाँ भी नहीं हो पा रहा है। एकेडमी? कैसी एकेडमी मैथिली? तुम जॉब के साथ कुछ और भी करती हो, पर तुमने कॉलेज में अप्लाई करते हुए ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं किया। त्रिशा मैथिली से सवाल करती है। मैम, ऐसा कहीं कॉलम ही नहीं था आपके फॉर्म में जहाँ मुझे ये बताना हो कि मैं अपनी माँ की डांस एकेडमी भी चलाती हूँ। मुझसे बस मेरी हॉबी पूछी गई थी, जो मैंने मेंशन कर दी थी कि मुझे इंडियन क्लासिकल डांस पसंद है। यानी तुम जॉब के साथ साथ एक तरह से बिजनेस भी रन कर रही हो। मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही, लेकिन यह अब तुम्हारे लिए काबिले तारीफ है कि तुम जॉब के साथ साथ बिजनेस भी रन कर रही हो। लेकिन तुम्हारी इंटरव्यू में कहीं एक बात याद आ रही है, जब तुमसे सैलरी पैकेज के बारे में पूछा गया कि क्या अगर तुम्हें अपनी सैलरी में हाइक के साथ एक ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ाने के लिए कहा जाए जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है,
लेकिन सैलरी पर हाइक एक बड़ा अमाउंट है, तो तुम्हारा जवाब एनवायरनमेंट था कि सिर्फ खुद के सूटेबल एनवायरनमेंट में ही तुम पढ़ा सकती हो। लेकिन यहाँ तो तुम जॉब के साथ साथ बिजनेस भी रन कर रही हो। यानी वो जवाब इसी वजह से था क्योंकि तुम्हारे पीछे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहले से ही थी। पर त्रिशा का ये सवाल शेखर को पसंद नहीं आया था, लेकिन मैथिली मुस्कुराते हुए कहती है, मैम आप बिल्कुल सही हैं। हाँ, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेरे पीछे है, और वो आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से है, जब मैं कोई जॉब करती भी नहीं थी और ना कभी मैंने किसी चीज़ के लिए सफ़र किया है कि मैंने कुछ मांगा और मुझे ना मिला हो। मेरे पापा ने, मेरे भाई ने मुझे राजकुमारियों वाली ज़िंदगी दी है, पर साथ साथ ये भी सिखाया है कि हर चीज़ सिर्फ पैसों के इर्द गिर्द ही नहीं घूमती। उससे भी बड़ी एक चीज़ मेंटल पीस है, जिसके साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो वो मेरा जवाब इसलिए ही था क्योंकि मेरे लिए सैलरी पैकेज से ज़्यादा मेंटल पीस मायने रखता है। लेकिन अब अचानक उसकी बात सुनता धीराज मैथिली से सवाल करता है, आपने मेंटल पीस की बात करी, जिसके लिए एक अच्छा सैलरी पैकेज छोड़ना आपको मंजूर है। ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। जॉब के साथ आप एकेडमी भी रन करती हैं, तो एक अच्छी फंडिंग वहाँ से भी होती होगी। तो आपका ये सवाल कैसे जस्टिफाई हुआ कि पैसा आपके लिए मैटर नहीं करता? यानी एक अच्छा पैकेज आप इसलिए ही छोड़ पा रही हैं क्योंकि आपके पास एक सेकंड इनकम सोर्स है, वरना जिसने अपनी एजुकेशन पर इतनी मेहनत करी है वो हमेशा ये चाहेगा कि उसे उसकी मेहनत के मुताबिक पैकेज मिले। और थोड़ा बहुत हर जॉब में सफ़र तो सबको करना ही पड़ता है। अधिराज इज़ राइट। तो इस बारे में तुम्हारा क्या जवाब होगा? क्योंकि यहाँ तो अपनी बातों में तुम खुद ही फंसी दिख रही हो, और आज अपने पापा की एक बात मुझे सच होती दिख रही है कि लोग खुद को एक बेहतरीन इंसान दिखाने में बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, लेकिन जब वो बातें धरातल पर भी दिखे तब वो बात आपको महान बनाती है, वरना ये तो बिना हड्डी की जीभ है, कुछ भी कह जाती है। त्रिशा ये जानकर मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन मैथिली तो अधिराज की आवाज़ में खोई हुई थी, जो उसे ही देख रहा था। पर अब शेखर कुछ कहने लगता तो मैथिली उसे देख ना में सिर हिला देती है। पर तभी भूमि जी अधिराज और त्रिशा से कहती है, अधिराज, त्रिशा, ये कोई तुम दोनों का डिबेट कंपटीशन नहीं चल रहा है जो बेवजह के सवाल जवाब कर रहे हो। आज मैथिली पहली बार घर आई है और तुम दोनों शुरू हो गए अपने सवाल जवाब लेकर। तुम दोनों की ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अब तभी मैथिली उन दोनों के सामने शेखर के पास आकर बैठ हंसते हुए कहती है, ओह, तो ये डिबेट कंपटीशन भी मेरे लिए प्लान किया हुआ था। वैसे मुझे भी बहुत मज़ा आता है इसमें, लेकिन आप दोनों सवाल तो सही कीजिए। तो चलिए पहले अधिराज आपको करेक्ट करती हूँ। सबसे पहले, जिसे आप मेरी एकेडमी कह रहे हैं वो मेरी माँ की एकेडमी है, और उसे मेरा रन करने का मोटिव सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस वजह से ये एकेडमी शुरू करी उनके उस एम को फुलफिल करना है। मैं सिर्फ 10 साल की थी, मैं तब से डांस कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे मेरी माँ से मिला है। भाई भी देखते थे मेरा डांस को लेकर जुनून। मैं कितनी भी थकी हूँ पर अपनी डांस क्लास कभी मिस नहीं करती थी, और मेरी इस मेहनत का फल मुझे तब मिला जब मेरे 12th के एग्जाम खत्म हुए और भाई ने माँ की एकेडमी की चाबी मुझे दी। भाई माँ के लिए बहुत सेंसिटिव है, उनका कोई सामान छू नहीं सकता, उनसे ले नहीं सकता, और माँ के जाने के बाद वो एकेडमी बंद हो गई। भाई को कई ऑफर आए कि वो एकेडमी वो उन्हें चलाने दें क्योंकि बहुत नाम था माँ का उस जगह पर। अपनी जिंदगी के कई साल दिए थे उन्होंने वहाँ, लेकिन जो माँ चाहती थी कि एकेडमी सिर्फ लोगों को अपनी जड़ों और संस्कृति से जोड़े रखे, बल्कि पैसे से नहीं। मुझे नहीं याद कि माँ का एहसास कैसा था, वो कैसी दिखती थी, बस सब धुंधली यादें हैं। पर जिस दिन मैंने उस एकेडमी में पहली बार पैर रखा, मैं अपनी अब तक की जिंदगी में पहली बार उस दिन फूट फूट कर रोई थी। मुझे सुधा माँ से इतना प्यार मिला था कि कभी माँ को मैं याद ही नहीं कर पाई। पर उस दिन वहाँ कदम रखते ही ऐसा लगा कि जैसे मानो अंदर आते ही मुझे खुद माँ ने अपने गले लगा लिया हो। वो मुझे प्यार कर रही हो, पुचकार रही हो, जैसे वो भी मुझसे आज ही मिल रही हूँ। और उस दिन मैंने अपना ये एम बना लिया था कि अब इस एकेडमी को फिर से खड़ा होना होगा। ये कोई इमोशनल करने के लिए कहने वाली बातें नहीं है, बल्कि हकीकत है। हाँ, आज मेरी माँ की एकेडमी राजस्थान की बेस्ट एकेडमी में आती है, आप सर्च कर सकती हैं। एक अच्छी इनकम है वहाँ से। पर ये कहना गलत है कि वो जगह सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, क्योंकि वहाँ वही आता है जिसमें अपनी कला को निखारने की भूख हो। फिर अमीर गरीब हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। जिसके लिए कला पूजा है, उसके लिए सीता नृत्य एकेडमी के दरवाजे हमेशा खुले हैं, वरना मैं उसकी चौखट तक भी किसी को पहुंचने नहीं देती, जो मुझे कई बार एरोगेंट भी बना देता है। क्योंकि मेरे लिए स्टेटस मायने नहीं रखता, इंसान की इच्छा शक्ति मायने रखती है। मैं भी अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज की मार्केटिंग कर दूं, तो जितनी सैलरी मुझे एनुअली मिलती है
उतना मैं सिर्फ 1 महीने में कमा सकती हूँ। लेकिन वो अकेडमी मेरी माँ की है और एक वही जगह है जहाँ मैं उनसे मिल पाती हूँ, उनसे सीखती हूँ, उनको खुद को सिखाते हुए देखती हूँ। और हर काम सिर्फ खुद को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि कुछ पैशन ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी होते हैं। और मुझे महान बनना आता भी नहीं और ना मैं बनना चाहती हूँ। मैं जो करती हूँ बस वही कहती हूँ। बाकी मैं आज भी यही कहूँगी कि मेरे लिए मेरा मेंटल पीस दुनिया की सारी कीमती चीज़ों से भी बढ़कर है और वो मुझे सिर्फ मेरे पैशन में मिलता है। पर अब दादी सा मैथिली से कहती हैं, तुम्हारा जुनून तुम्हारी बातों में झलक रहा है। अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन आगे जाकर तुम ये जानोगी कि ये जुनून तुम्हारे लिए कितनी बड़ी तुम्हारी स्ट्रेंथ है। एक सफल एकेडमी है तुम्हारी, जिसके लिए तुमने कितनी मेहनत की होगी ये मैं समझ सकती हूँ। पर फिर भी निस्वार्थ लोगों से जुड़कर उनके जुनून को जगाना, उनके अंदर जो कला है उससे उन्हें मिलाना बहुत बड़ी समाज सेवा है। जिसके पास सब कुछ है वो सब पा सकता है, उनको हर कोई पूछता है, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं उनको कुछ पाने के लिए बिना उनको दया का पात्र समझकर जो कुछ दे, वही सबसे बड़ी समाज सेवा है। और यही समाज सेवा तुम कर रही हो बेटा। दादी साहब, समाज सेवा करना बहुत बड़ी बात है, यानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन मैं कहाँ कोई जिम्मेदारी निभा रही हूँ, बल्कि माँ मुझे अपनी एक कला देकर गई थी जो मैं किसी और को देकर उसमें रोज परफेक्ट हो रही हूँ। तो ये समाज सेवा कहाँ हुई? ये तो हर एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि अगर वो अपने देश को किसी भी तरह कुछ देकर आगे बढ़ा सकता है तो वो ऐसा करे। और त्रिशा मैम, आपको तो ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये बात मैंने आपके पापा से ही सीखी है। आपके फादर अवध राजपूत। आपको पता नहीं याद होगा या नहीं, पर मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उस साल से आपने भी पॉलिटिक्स में अपने पापा का साथ देना शुरू किया था। मैं बताती हूँ आपको, शायद याद आ जाए। वैसे मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती, क्योंकि मुझे लगता था कि सॉरी दादा साइन अधिराज, कि सारे पॉलिटिशियन सिर्फ अपना मतलब पूरा करते हैं और फिर गायब। तो कभी आप लोगों की ये चुनाव के वक्त मीठे मीठे इंटरव्यूज मैं ना के बराबर ही देखती थी। मेरा मास्टर्स में 2nd सेमेस्टर था। एक तो असाइनमेंट बना बना कर दिमाग का दही हो रखा था, और उसी बीच एग्जाम की डेट और साथ में इलेक्शन। दिन भर कॉलेज में पको और रूम पर आओ तो शाम को वो चुनाव प्रचार और चुनाव रैलियों की वजह से गर्मियों में ट्रैफिक जाम। मतलब मैं रूम पर पहुंचते पहुंचते फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। उसी दिन नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम था और सुबह ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उस दिन आपके पापा, उस वक्त तो मैं नहीं जानती थी, उनकी किसी वहीं की पार्टी के कैंडिडेट के लिए रैली थी। जिसे मेरा देख दिमाग घूम गया था, क्योंकि रैली मतलब ट्रैफिक जैम, और जिसका सीधा मतलब मेरा कॉलेज लेट पहुंचना। तो उस दिन बस गुस्से से वो न्यूज़पेपर पटक मैं टाइम पर पहुंचने के लिए बिना ब्रेकफास्ट किए ही कॉलेज के लिए निकल गई। एक तो कुछ खाया नहीं, ऊपर से गर्मी में पूरी तरह भनभना रही थी, और इसी गुस्से में कैब वाले को भी 4 बातें सुना दी, फिर निकली कॉलेज के लिए। लेकिन उस दिन आई एम टोटली सरप्राइज्ड कि कैंडिडेट की रैली तो थी, पर आम लोगों के लिए एक लेन फ्री करी हुई थी। बिना ट्रैफिक बिना रुके मैं टाइम से पहले कॉलेज पहुंच गई थी। ये पहली बार देखा था मैंने कि कोई हमारे लिए भी सोच रहा है। और वहीं मैंने ब्रेकफास्ट किया, एग्जाम दिया और रूम पर वापस आ गई। एग्जाम अच्छा हुआ था, मूड अच्छा था, और आपके पापा को थैंक यू भी कह रही थी कि उन्होंने बचा लिया। नेक्स्ट डे आपके पापा का न्यूज़पेपर में काफी लंबा चौड़ा इंटरव्यू छपा था। वैसे मैं कभी ना पढ़ती, क्योंकि मैं तो यही सोचती थी बस बड़ी बड़ी बातें उसमें फेंकी गई होंगी। लेकिन अब जिसने मदद की उसने क्या कहा है ये पढ़ना बनता था। जहां उनसे पहला ही सवाल ये किया गया था कि जिस तरह वो अपने राज्य में लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज में बदलाव ला रहे हैं, उनकी पार्टी बेहतरी से काम कर रही है, तो क्या वो वहां जिस कैंडिडेट को सपोर्ट करने आए हैं वो भी उनकी ही पार्टी की तरह समाज सेवा कर पाएगा? तो उस पर उनका जवाब था कि समाज सेवा निस्वार्थ होती है, कि हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हम उससे कुछ चाहते नहीं, पर यहाँ तो हम जनता का भरोसा चाह रहे हैं, उनका वोट चाह रहे हैं। तो यहाँ कैसी समाज सेवा, बल्कि हम जिस बात को कहकर जनता से उनका भरोसा मांग रहे हैं वो पूरा करना तो हमारा फर्ज है, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उनको हमसे कुछ मांगना ना पड़े, बल्कि जो हमने कहकर उनसे उनका भरोसा मांगा है वो उन तक हम पहुंचाएं। कर्तव्य और समाज सेवा में फर्क होता है। समाज सेवा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर चुनाव जीत हम अपना जो काम कर रहे हैं वो हमारा कर्तव्य है, जिसे पूरा करना हमारा फर्ज है। कोई कैंडिडेट जीत कर क्या खुद का पैसा विकास में खर्च करता है? नहीं, जनता का पैसा जनता के विकास में लग रहा है, जो फर्ज है, कर्तव्य है। हाँ, उस नेता की काबिलियत बड़ी बात है कि वो किस तरह अपने विकास के दिखाए सपने को पूरा करता है, और अगर हमारे अंदर की किसी खूबी का सही इस्तेमाल होकर वो देश को मजबूत कर रहा है तो ये उसके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। तो समाज सेवा और कर्तव्य में फर्क है, और यही फर्क उस दिन मैंने भी समझा था कि मैं भी अगर अपनी खूबी से किसी को काबिल बना रही हूँ
तो ये मेरा कर्तव्य हुआ अपने देश के युवा को निखारने में, और जो मेहनत करेगा वो निखरेगा। पर अब दादा साहब हंसते हुए कहते हैं, वाह, तूने तो अवध का कहा एक एक शब्द उसी की तरह सुना दिया। आज सच में तुझसे मिलकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। वैसे आज अगर अवध भी यहाँ होता तो उसका भी दिल जीत लिया होता तूने। इतनी बारीकी से इतनी पुरानी बात तूने अभी तक याद रखी है। वो भी पता है क्यों हो पाया है? क्योंकि ये बात तूने सिर्फ सुनी नहीं बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारा है। और तू जो कर रही है वो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आजकल जब हर किसी को बस हर जगह प्रॉफिट दिखता है तो वहाँ किसी के लिए उम्मीद बन रही है। जिसने तुझे जन्म दिया और जिसने परवरिश की वो दोनों ही माँ धन्य है। और जो ये मेरा पोता तेरी बातों को तेरा ओवर कॉन्फिडेंस समझ तेरा टेस्ट ले रहा था, तो अधिराज सूर्यवंशी, आज तो तेरा सारा अनुमान गलत हो गया। तेरी स्मार्टनेस आज तुझ पर ही उल्टी पड़ गई। जिस पर अधिराज भी हंसते हुए कहता है, हम एक्सेप्ट करते हैं और अपने कहे सारे शब्द वापस लेते हैं। आई एम रियली सॉरी मैथिली, हम हार गए। आप सच में बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। और अवध काका का जो इंटरव्यू आपने बताया वो सच में हमें भी याद नहीं, पर हम उन्हें इस बारे में ज़रूर बताएंगे कि उनके एक इंटरव्यू ने किसी का पॉलिटिक्स को लेकर जो नज़रिया था वो बदल दिया। वैसे नज़रिया बदला है ना, या हमारी ये बात भी झूठी हो जाएगी? पर अब मैथिली भी हंसते हुए कहती है, नज़रिया तो नहीं बदला है, पर अब आप जो काम कर रहे हैं क्या पता उसे देखकर बदल जाए। क्योंकि बिना कुछ अपनी आंखों से देखे मैं कोई फैसले नहीं लेती। तो जब देख लूंगी तब आपको इस सवाल का जवाब दूंगी। तो तब तक वेट कीजिए। यानी आप तो कुछ ज़्यादा ही सख्त वोटर निकली। कोई बात नहीं, हम भी कर्तव्य को ही प्रायोरिटी देते हैं और सब्र तो बहुत है हम में, तो वेट भी कर लेंगे। अधिराज हंसते हुए कहता है तो मैथिली भी हंसने लगती है। लेकिन सच में मैथिली, आई एम रियली सॉरी। हमने जो भी कहा हमें बिना पूरी बात अच्छे से जाने नहीं कहना चाहिए था। और हम त्रिशा तुमसे भी कहेंगे कि आज तुम्हारी सोच और तुमने मैथिली के बारे में जो एज्यूम किया था वो गलत था। और आई एम सॉरी शेखर, हमें आपकी बहन से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर हमारी किसी भी बात से तुम्हारा दिल दुखा हो तो आई एम सॉरी। मैथिली बहुत अच्छा काम कर रही है, आई एम सॉरी। पर शेखर उसकी बात पर कोई बात नहीं कहकर सिर्फ मुस्कुरा देता है। पर मौली समझ रही थी कि त्रिशा की बातों से शेखर का मूड खराब हो गया था। लेकिन यहाँ हमारी मैथिली तो अधिराज में खोई थी। जिस तरह इतनी सादगी से उसका बात करना, उसकी वो हंसी आज फिर उसके मन को मोह गई थी। वो बस मुस्कुराते हुए सबसे नजरें बचाकर अधिराज को देख रही थी कि तभी वहां भूषण जी भी सभी के साथ पहुंच गए थे। तो सभी उठकर उन्हीं के पास उनके स्वागत के लिए पहुंच गए थे। भूषण जी, सुधा जी और उपासना जी दादा सा और दादी सा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और तृप्ति दोनों के गले लग जाती है। अखिलेश जी भूषण जी से गले मिलते हैं तो वहीं सुधा जी और उपासना जी भी भूमि जी से गले मिलती हैं। तृप्ति तब तक नकुल, अनुष्का और मौली से मिल रही थी और फिर अखिलेश जी और भूमि जी दोनों भी तृप्ति को गले लगाकर अपना आशीर्वाद देते हैं। वहीं अधिराज भी सबके पांव छूकर सबका आशीर्वाद लेता है। भूषण जी हमेशा अधिराज से मिल खूब खुश होते थे। अधिराज को उसके किए काम के लिए वो हमेशा शाबाशी दिया करते थे और अभी भी दोनों के बीच वही बातें हो रही थी। मौली भी उपासना जी और सुधा जी से मिल उनका आशीर्वाद देती है तो दोनों ही प्यार से उसके माथे को चूम लेती हैं। पर जैसे ही मौली अधिराज से बात करते भूषण जी के पैर छूने के लिए झुकने लगती है, वैसे ही वो झटके से पीछे हट मौली को देखते हुए कहते हैं, तुझे कितनी बार बताऊं कि बेटियां पाँव नहीं छूती, पर हर बार तू यही गलती करती है। अब क्या तुझे भी ये मैथिली और तृप्ति की तरह डांट कर समझाना पड़ेगा कि तू भी मैथिली और तृप्ति की तरह मेरी बेटी है, तो पाप चढ़ाना चाहती है तू मेरे सिर? पापा, मैंने कहा था मासा से कि पापा मना करते हैं पैर छूने के लिए, लेकिन मासा समझती ही नहीं और हर बार मुझे डांट कर भेज देती हैं। पर अब भूषण जी मौली के कंधे पर हाथ रख उसे भूमि जी के पास लाकर कहते हैं, भाभी सा, मतलब आप कैसे मेरी बेटी को डांट रही हैं? और आप क्यों नहीं मानती जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहू से पहले मेरी बेटी है और बेटियां पैर नहीं छूती, तो आप क्यों इसे डांट कर भेजती हैं? ये बहुत गलत बात है। जिस पर भूमि जी हंसते हुए कहती है, ठीक है, आप मौली को अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन समाज की नजरों में तो बहू ही रहेगी ये आपकी। और क्या सबके सामने आप पाँव नहीं छुआएंगे उससे? अब रीत तो नहीं बदल सकते आप, और घर पर तो ठीक है, लेकिन बाहर कब तक आप इस बात से बचेंगे? जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक, चाहे कोई कुछ कहे, ये मेरी बेटी है और बेटियां पाँव नहीं छूती। बाकी जब सांसें रुक जाएं तब कर लीजिएगा आप अपनी मनमानी। और समाज तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन मैं तो वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है। और अब तू भी ये बात गांठ बांध ले, मासा डांटे, कोई कुछ भी कहे, तू बस ये याद रखेगी कि तेरे पापा तेरे साथ हैं, जो सब संभाल लेंगे। भूषण जी मुस्कुराते हुए कहती है तो मौली और बाकी सब हंसने लगे थे कि तभी अब अखिलेश जी भूषण जी से हंसते हुए कहते हैं, तो भाई साहब, आराम से बैठकर बात करने का तो हक है ना हमें?
बिल्कुल है, ये तो सबसे जरूरी है। आइए बैठते हैं, भूषण जी हंसते हुए कहते हैं। तो अब सभी वापस आकर बैठक में अंदर की ओर आकर सोफों पर बैठ जाते हैं। पर मैथिली शेखर को पीछे ही रोकते हुए कहती है, भाई क्या हुआ, आप अपसेट लग रहे हो। त्रिशा मैम की बातों से नाराज होना, गुस्सा मुझे भी आ रहा है, लेकिन छोड़ो ना भाई, हम क्यों बेवजह की बातों से अपना मूड खराब करें। मौली भाभी भी समझ रही थी आप नाराज हैं, उनका चेहरा भी उतर गया था। अभी भी वो आपको ही देख रही हैं, तो प्लीज ये नाराजगी छोड़ो और थोड़ा सा मुस्कुरा दो। अच्छा माँ के लिए मुस्कुरा दो। पर शेखर कुछ नहीं कहता, बस मैथिली का हाथ पकड़ उसे सबके बीच ले आता है। पर अभी वहां भी मैथिली की तारीफें ही चल रही थी। तो अब भूमि जी मौली से मैथिली को अपनी हवेली दिखाने के लिए कहती है, जिस पर मैथिली शेखर को भी उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और उसे जाने के लिए कहता है, जिस पर मौली और मैथिली चुपचाप आगे बढ़ जाती हैं। मौली मैथिली को अपनी पूरी हवेली दिखा रही थी, जो बहुत आलीशान और खूबसूरत थी, जिसकी तारीफें करते मैथिली नहीं थक रही थी। और आखिर में वो मैथिली को हवेली के सबसे ऊपरी हिस्से में ले आई थी, जहाँ से पूरा जगमगाता उदयपुर इतना खूबसूरत लग रहा था कि वो वहीं लगी कुर्सियों में बैठ आसमान में चमकते चांद के साथ उस खूबसूरती का लुत्फ उठा रही थी। मौली भी अब उसके ही पास आकर बैठ गई थी, लेकिन चुप थी वो, और उसकी चुप्पी में उदासी मैथिली समझ रही थी। तो वो मौली का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, भाभी अब क्यों उदास हो रही हो। अरे भाई की नाराजगी पानी में पड़ते बुलबुले जैसी है, जो थोड़ी देर में गायब। लेकिन हाँ, आज त्रिशा मैम को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। त्रिशा मैम ने क्यों झूठ बोला मुझे नहीं पता, लेकिन महादेव की सौगंध भाभी, मैंने अपने फॉर्म में अपने हॉबी के साथ ये मेंशन किया था कि मैं एक डांस अकेडमी से जुड़ी हूँ, पर फिर भी उन्होंने कह दिया कि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, जबकि इंटरव्यू के वक्त भी ये अकेडमी के बारे में बात हुई थी। लेकिन भाई को अगर ये पता चलता तो आज सच में कुछ गलत जरूर हो जाता। भाई माँ को लेकर बहुत सेंसिटिव है, आप तो खुद जानती हैं कि आज तक भी वो सुधा माँ को माँ की जगह नहीं दे पाए। उन्होंने मुझे भी सिर्फ इस शर्त पर वो अकेडमी शुरू करने दी थी कि ये बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे माँ चाहती थी। माँ की बात आने पर वो किसी की नहीं सुनते, यहाँ तक कि पापा की भी नहीं। और आज मैम ने उस अकेडमी पर ही सवाल उठा दिए, जो भाई के लिए बहुत अनमोल है, क्योंकि माँ है वहाँ हमारी। लेकिन बस मैं ये नहीं समझ पा रही कि उन्होंने झूठ बोला क्यों। क्योंकि अपनी जीत के लिए वो हर हद को लांघ जाती है। आज तक दादासा ने किसी की इतनी तारीफ नहीं की जितनी आज तुम्हारी की, और इसी अहम में वो सही गलत भूल गई। वो दिल की बुरी नहीं है, बस खुद से आगे किसी को देखना उसके ईगो पर लगता है। लेकिन अब उसकी वजह से मेरा और शेखर का रिश्ता सफर कर रहा है। पहले मेरे दिमाग में तुम्हारे बारे में वो बातें डाल उसने मुझे तुम्हें अधिराज से बात करने के लिए मनाने के लिए कहा, और आज ये। मैथिली में शेखर को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती, मेरे लिए मेरी जिंदगी है वो। लेकिन पता नहीं क्यों अब शेखर की बातें ठीक लग रही हैं कि त्रिशा सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही है। वो अपना और अधिराज का रिश्ता पहले जैसा करने के लिए कहीं वो मेरे और शेखर के रिश्ते की बलि न चढ़ा दे। भाभी आप शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी कुछ दिनों में आपकी शादी है, और आप कैसी बात कर रहे हो। आप अभी जाते जाते खुद देख लेना, भाई बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे आए थे। और आप अभी सिर्फ शादी के बारे में सोचो, बाकी कुछ नहीं। और मैं हूं ना, अब ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपकी आंखों में आंसू लाए। पर अब आप भी त्रिशा मैम से हमारे बीच हुई बातों का कोई जिक्र मत करना, वरना फालतू में बात का बतंगड़ बनेगा। अब आपके सिर्फ मुस्कुराने और खुश रहने वाले दिन हैं। बाकी आपकी शादी को यादगार बनाना मेरा काम है, क्योंकि ये शादी ऐसी होगी कि कई सालों तक कोई भूल नहीं पाएगा। क्योंकि मेरे भाई की शादी है, और एक प्यारी सी भाभी हमारे घर आने वाली है, जिसका हम अपनी पलके बिछाए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैथिली की भाभी हो आप, तो ये रोना धोना आपको बिल्कुल सूट नहीं करता। तो हंसिए, उस पर थोड़ी ना कोई टैक्स है। मैथिली हंसते हुए कहती है, तो मौली भी हंसते हुए उसे गले लगा लेती है। लेकिन आज जो हुआ और मैथिली ने जो बताया, उसके बारे में मौली त्रिशा से बात करना चाहती थी।